Assalamualaikum and welcome back to this channel. My dear students, our today's discussion topic is methods of depreciation. In the previous video, we discussed about what is depreciation, features of depreciation, and advantages, disadvantages of depreciation, and we also discussed about the methods of depreciation. So today's topic is methods of depreciation, in which we will discuss about the straight line method. स्ट्रेट लाइन मेथड को डिस्कस करेंगे। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। कीप इन माइंड दैट कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हम इसको क्यों कहते हैं, या फिर हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन लगती है। वो स्ट्रेट लाइन इस वजह से लगती है कि जब आपका एसेट, फिक्स्ड एसेट जो है वो हर साल इक्वल परसेंटेज के साथ जो है वो डेप्रिसिएट हो रहा होता है, उसमें कमी आ रही होती है, वो डिक्लाइन हो रहा होता है, वो रिड्यूस हो रहा होता है, तो उसकी वजह से वो ये स्ट्रेट लाइन लगेगी। एक ये वाली स्ट्रेट लाइन लगा लें आप, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है या ओरिजिनल कॉस्ट है या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि रिड्यूस फिक्स पोर्शन ऑफ द एसेट्स। मैंने पहले बता दिया कि ये फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं हमारे, उसमें जो कमी आएगी वो फिक्स्ड अमाउंट तक आएगी, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। एक साल अगर 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आया तो अगले साल भी उसमें 10,000 का ही आएगा। अगर उस एसेट की लाइफ 5 साल है तो 5 साल तक सेम टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन उसमें आएंगी, उतनी ही डेप्रिसिएशन आएगी। तो हम ये इसलिए कहते हैं कि रिड्यूस फिक्स पोर्शन ऑफ द एसेट। नेक्स्ट है रिड्यूस टू जीरो आ रेजिडुअल वैल्यू। रिड्यूस टू जीरो का मतलब क्या है कि जो एसेट्स हमारे पास होते हैं वो जीरो पे रिड्यूस होगा। जस्ट लाइक 5 ईयर्स एक एसेट की हमारे पास वैल्यू है, तो जब ये 5 साल उस एसेट्स के पूरे हो जाएंगे, सपोज करें मशीन है, कोई प्लांट है, कुछ भी है, तो जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उस एसेट की वैल्यू क्या रह जाएगी, जीरो रह जाएगी। या फिर किसके इक्वल रह जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो होती हैं जब हमारा एसेट बिल्कुल फारिग हो जाता है, वो काम के काबिल नहीं रहता, तो उसको हम जब सेल कर देते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसे हमें गेन के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे मिल जाते हैं। वो हमारी साल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास जो है वो बच जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास है डेप्रिसिएशन अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगी। जितनी साल उस एसेट्स की लाइफ है उतने साल वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ वो डिक्रीज होगा, उसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्वेश्चंस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड का कि बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड किया क्यों जाता है और होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें मेथड की, तो फॉर्मूला इज द डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। जो एसेट्स की कॉस्ट होगी वो हमें चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल एसेट की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए उस एसेट की कॉस्ट है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं कि कॉस्ट तो उसकी दी है। सपोज करेंगे आपने 1 लाख का एसेट खरीदा, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर आपको 5,000 जो है वो कैरिज पड़ा हो, परचेज के एक्सपेंसेस पड़े हों। तो अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पास हो जिसमें कॉस्ट के अलावा उसमें कोई चार्जेस हों, तो वो भी आपने उसके अंदर इंक्लूड करने। सपोज हो सकता है कैरिज के चार्जेस जो हैं वो 5,000 हो, तो आपने उसके अंदर इंक्लूड करने हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं दिए गए तो सिंपल जो भी दिया गया अमाउंट आपको एसेट की वही आपने इंक्लूड करनी है। माइनस करना है आपने स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या साल्वेज वैल्यू, इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपने उसको माइनस करना है और उसके बाद डिवाइड किस पे कर देना है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। वो एसेट जो है वो कितने साल तक चलेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको उसकी वैल्यू गिवन होगी वो आपने लिख देना है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। सपोज करें साल्वेज वैल्यू आपकी है 10,000, ठीक है, 1 लाख का एसेट है, 10,000 उसकी जो है वो साल्वेज वैल्यू है, लाइफ है उसकी 10 ईयर्स। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 1 लाख माइनस हमारे पास कितना है 10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 90,000 को आप जब 10 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो वो 9 क्या होगा, वो स्क्रैप वैल्यू आएगी। बेसिकली किसकी स्क्रैप वैल्यू आएगी, ये 9,000 रुपीज जो है वो डेप्रिसिएशन आएगी। हर साल आपका एसेट जो है वो 9,000 से 10 साल तक डिक्रीज होगा, डिवैल्यू होगा।
क्लियर हो गया। इसको स्ट्रेट लाइन के अंदर इसके हमने प्रॉपर क्वेश्चन करने और इसका शेड्यूल भी बनाना है कि स्केड्यूल किस तरह से बनेगा इसका, उसको हम आगे जाके देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए बहुत जरूरी है समझना स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन, स्कोप ऑफ दिस मेथड भी हम इसको कह सकते हैं कि यार ये मेथड जो है ये किस लिए यूज होता है और इसकी वैल्यू क्या है, हम क्यों इस मेथड को यूज करें। सो दिस मेथड अप्लाइड ऑन दोज एसेट्स व्हिच हैव स्मॉल वैल्यू, क्लियर दैट पॉइंट कि जिन एसेट्स की वैल्यू स्मॉल होगी, कम वैल्यू के एसेट्स होंगे, उसको ज्यादातर यूज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, हम उसको यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट, टू डू नॉट रिक्वायर मैनी रिपेयर्स एंड रीन्यूअल्स फॉर एग्जांपल, और ऐसा उसमें होना चाहिए या ऐसा एसेट होना चाहिए उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे जिसमें रिपेयर्स की ज्यादा जरूरत ना पड़े, रीन्यूअल्स की ज्यादा जरूरत ना पड़े, बार बार उसको रीन्यू ना करना पड़े या उसको रिपेयर ना करना पड़े। और ऐसे कौन सी एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स हैं जो कि कॉपीराइट्स और पेटेंट्स। ये कौन से एसेट्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो वहां से आप जाके देख लें कि कॉपीराइट्स और पेटेंट जो है ये हैं इनटेंजिबल एसेट्स, और इन एसेट्स के लिए हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ये अपनी इसको बार बार रिन्यू नहीं करना पड़ता एक वैल्यू की अगर स्ट्रेट लाइन के साथ अगर हर साल एक ही वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह के एसेट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली तो हम प्लांट मशीनरी सबके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बताने का मकसद ये है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सिंपल एंड इजी मेथड होता है, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, हर साल फिक्स्ड डेप्रिसिएशन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसको कैलकुलेट डिफिकल्ट तरीके से कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो इजी टू कैलकुलेट है। द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स कैन बी रिड्यूस टू जीरो, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी वैल्यू जब लाइफ उसकी खत्म होती है तो वो जीरो के इक्वल रह जाता है, एसेट्स के पल्ले कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है या रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस की बात कर लें, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है कि इक्वल डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज की जाती है। जब हम इक्वल डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि एक साल आपने एसेट्स को बहुत ज्यादा यूज किया है और एक साल आपने एसेट्स को कम यूज किया, मतलब एक साल एसेट जो है वो दिन भी काम किया रात भी, जैसे कोई प्लांट है या मशीनरी है वो रात भी चलती रही, दिन के वक्त भी काम हुआ, लेकिन हो सकता है कि अगले साल इस तरह से काम ना हुआ हो, ठीक है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, एक साल उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई, लेकिन आपने कितनी की, एक उस साल भी उतनी की, जिस साल कम एसेट यूज हुआ उस साल भी उतनी ही वैल्यू रिड्यूस की। तो ये नुकसान है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। और क्योंकि पहले साल अगर वो एसेट जो है वो कम रिड्यूस होता है, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा आपको कम बर्दाश्त करना पड़ता है, अगले साल आपको मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन डेप्रिसिएशन आप सेम चार्ज कर रहे हो, तो ये उसका डिसएडवांटेज है पहला। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि सीजनल फ्लक्चुएशंस, एक साल आपने बहुत ज्यादा काम लिया मशीन से, एक साल कम लिया तो लेकिन डेप्रिसिएशन सेम चार्ज की, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो सकता है। ये आप उसको नोट करें। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड का। जो क्वेश्चन हमारे पास है इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑन 1 जनवरी 2010 A merchant purchased machinery costing rupees 3,55,000। मर्चेंट ने एक मशीनरी खरीदी है। मैंने आपको बताया था कि हम मशीनरी के लिए भी हो, प्लांट के लिए भी हो, और जो इंटेंजिबल एसेट्स है उसके लिए भी स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज कर सकते हैं, सिंपल मेथड है। तो एक मर्चेंट ने 3,55,000 की मशीनरी खरीदी है। डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हुए वो डेप्रिसिएशन उसकी करेगा। द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 10 ईयर्स। उसकी लाइफ कितनी है, टोटल 10 साल है। ईयर एंड द रेजिडुअल वैल्यू इज 5,000। साल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू जो है उसकी कितनी है 5,000, और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 3,55,000। वो रिक्वायर क्या कर रहा है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन रेट एंड प्रिपेयर डेप्रिसिएशन शेड्यूल। आपने डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना है और डेप्रिसिएशन शेड्यूल बताना, मतलब आपने एक तो बताना है कि हर साल आपको कितनी डेप्रिसिएशन पड़ेगी, और दूसरा आपने उस मशीनरी को जितने भी ईयर्स हैं उसके लिए उसको आपने डेप्रिसिएट करना है, उसकी अमाउंट को आपने एक्चुअल में उसका शेड्यूल बनाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू लाइफ ऑफ द एसेट, इक्वल टू लाइफ ऑफ द
एसेट हमने उसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वो ये कहे कि रेट फाइंड आउट करें, मतलब मींस टू से दैट कि वो डेप्रिसिएशन पर ईयर फाइंड आउट करने का ना कि वो कहे रेट मुझे बताओ कि रेट, तो रेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेट का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। डेप्रिसिएशन ऑफ परसेंटेज में फाइंड आउट करनी हो, परसेंटेज उसकी फाइंड आउट करनी हो, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? डेप्रिसिएशन चाहिए होगी, ठीक है, और कॉस्ट चाहिए होगी। डेप्रिसिएशन क्या है? एग्जांपल ले लेते हैं कि एक साल की डेप्रिसिएशन आपके पास है 10,000, ओके, डिवाइड करेंगे कॉस्ट पे, कॉस्ट है 1 लाख। अगर 1 लाख कॉस्ट और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.1 आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10%। तो यही आपने फाइंड आउट करना है। अगर आपको परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले के यूज करके उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज गिवन हो और आपको क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू भी गिवन हो और लाइफ भी गिवन हो और कॉस्ट भी गिवन हो, तो आपको कहा जाए कि जी रेट फाइंड आउट करें या डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से फाइंड आउट करें, तो कीप इन माइंड दैट आपने इस मेथड को यूज करना है। आपने अगर रेट भी गिवन हो, रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन हो, तो आपने क्या करना है? इस फॉर्मूले को फिर यूज नहीं करना, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है अगर परसेंटेज ऑफ रेट आपको गिवन हो तो, ठीक है। अदरवाइज आप यही फाइंड आउट करेंगे अगर रेट आपको गिवन नहीं है तो। क्लियर है? ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये पढ़ लिया। यहाँ पे मैंने उसका शेड्यूल बनाया है, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉस्ट हमारे पास कितनी है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 1 लाख, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, 1 लाख कॉस्ट है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारे पास है 5000, ओके। डिवाइड करेंगे हम लाइफ पे, लाइफ हमारे पास है 10 ईयर्स। तो जब इसको माइनस करेंगे, सॉरी, कॉस्ट हमारे पास है 3,55,000, 3,55,000। 5,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3,50,000। इसको 10 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 35,000। 35,000 पर एनम हमारे पास क्या आएगी? एक साल की जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो कि हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये अब 35,000 हमने कर ली, स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं, तो हर साल हमारी डेप्रिसिएशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसका वो क्या कहता है कि इसका शेड्यूल बनाना है आपने। बेसिकली ये देखें, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना फॉर 10 ईयर्स, कि आप इसको किस किस तरह से डेप्रिसिएट करोगे, हर साल उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। ओके, लेट्स कम टू दैट द स्केड्यूल। ये हमारे पास है ईयर। सबसे पहले आपने इस तरह से बनाना है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन पर एनम, एक साल की डेप्रिसिएशन आपकी। फिर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम बनेगा और फिर बनेगा बुक वैल्यू। बहुत सिंपल है, चार कॉलम आपने बनाने हैं। ईयर में ईयर्स आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन पर एनम जो कि हमने निकाली है 35,000 फॉर्मूले से, और ये सेम रहेगी हर साल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड यही कहता है आपको। कामुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ईयर्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 2010 से। 2010 में आपकी डेप्रिसिएशन पर एनम क्या है? 35,000। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो आपने डेप्रिसिएशन को जमा करना है, पिछले साल की डेप्रिसिएशन को नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन में जब प्लस कर देते हैं तो आपके पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है, जो कि लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये पहला ही साल है तो 35,000 ही आ जाएगी। बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है एसेट की? 3,55,000, 3,55,000 रुपए का वो एसेट है हमारा, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है। और उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे किसको? अपनी एक साल की जो डेप्रिसिएशन है इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 3,20,000। आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। 3,20,000 रुपया हमारे पास पहले साल, उसने एक साल एसेट यूज होने के बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी? बुक वैल्यू जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखी जाती है वो क्या रहेगी? 3,20,000 रुपये रहेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ईयर पे आ जाए, 2011 आ गया हमारे पास। फिर स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगी 35,000, ठीक है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है पिछले साल की डेप्रिसिएशन में जमा कर देना। पिछले साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 35,000। इस साल की कितनी है? 35,000। तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगी? अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 साल के आखिर पे बन जाएगी 70,000। ओके, बुक वैल्यू पे चलते हैं। हमारे पास है 3,55,000 उसकी ओरिजिनल प्राइस, उसमें से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने माइनस कर देना है 70,000 को। तो हमारे पास क्या रह जाएगी? बुक वैल्यू
2,85,000 एट द एंड ऑफ ईयर सेकंड, उस एसेट की ओरिजिनल वैल्यू क्या रहेगी 2,85,000 रुपया। क्लियर हो गया। थर्ड ईयर पे आ जाएं, फिर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी 35,000 और पिछली डेप्रिसिएशन कितनी थी 70,000। इस 70,000 में आपने इस साल की डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया 35,000 को, तो आपके पास क्या आ गया 1,05,000 रुपया। ठीक है, तो बुक वैल्यू उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल प्राइस माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास क्या आ गया 2,50,000 रुपया। नेक्स्ट आ जाएंगे 2013 पे, 35,000 की डेप्रिसिएशन रहेगी और पिछले साल की डेप्रिसिएशन 1,05,000 रुपया थी, जमा किया इस साल की डेप्रिसिएशन में तो 1,40,000 हो गया। तो सेम हमारे पास बुक वैल्यू 3,55,000 माइनस 1,40,000, हमारे पास क्या आ गया इक्वल 2,15,000 रुपए की अमाउंट हमारे पास बुक वैल्यू रह गई है एट द एंड ऑफ ईयर फोर्थ 2013। 2014 पे आ जाएंगे तो 35,000 डेप्रिसिएशन, पिछले साल की डेप्रिसिएशन थी 1,40,000, उसमें प्लस किया 1,75,000 आ गया, 3,55,000 उसकी वैल्यू थी, कॉस्ट थी, उसमें से 1,75,000 को माइनस किया तो 1,80,000 रुपये आपके पास आ गई। ये क्या आ गई आपके पास बुक वैल्यू आ गई जो रह गई। इसी तरह से 2015 में भी करेंगे, वही 35,000 है, तो पिछले साल की वैल्यू थी 1,75,000 प्लस 35,000 जमा इक्वल आ गया 2,10,000 की। ओके, बुक वैल्यू आपके पास 3,55,000 है, उसमें से माइनस किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। 2016 में भी आपने सेम यही प्रोसेस किया तो आपके पास 1,10,000 रह गई, फिर 17 में प्रोसेस किया यही तो आपके पास 75,000 बुक वैल्यू रह गई, 18 में प्रोसेस यही हुआ तो आपके पास बुक वैल्यू कितनी रह गई 40,000। अब 9 ईयर्स गुजर चुके हैं और उसकी वैल्यू क्या रह गई है जस्ट 40,000 रह गई है बुक वैल्यू के। अब इतने कैसेट रह चुका है, ठीक है, आखिरी साल है उसकी लाइफ का, उसमें 35,000 उसकी डेप्रिसिएशन फिर से हो गई, 3,15,000 पिछली डेप्रिसिएशन थी, प्लस कर दी 35,000 तो 3,50,000 रुपया वो एसेट जो है वो डेप्रिसिएट हो गया आखिरी साल तक। बुक वैल्यू में आ जाए, टोटल वैल्यू कॉस्ट कितनी थी 3,55,000, माइनस कर देंगे 3,50,000 रुपया जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो 9 ईयर्स की 10 ईयर्स की डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाएगा 5,000। 5,000 क्या था उसका 5,000 थी उसकी रेजिडुअल वैल्यू, ये देखें, ठीक है। तो हमने उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस में हमने ये बात डिस्कस की है कि ये जो एसेट्स है ये डिक्रीज होके कैसे कहाँ पे आ जाता है, या तो वो जीरो पे आ जाएगा या अपनी रेजिडुअल वैल्यू की रह जाएगा। अगर यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू उसकी ना होती, मतलब ये कबाड़ में स्क्रैप में बिकता ही ना, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जीरो होती, ठीक है, तो या फिर रेजिडुअल वैल्यू की इक्वल रह जाएगी, तो ये रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल रहेगी। ये बेसिकली हमने बनाना था, उसका शेड्यूल बनाना था, स्केच बनाना था कि डेप्रिसिएशन हर, अगर आपको कहें कि 5 साल के बाद, अगर ये 10 साल है ना लाइफ उसकी, एग्जाम में क्वेश्चन है कि आपको 5 साल तक बनाना है, तो इसका मतलब आपने यहाँ तक बना लेना है 5 ईयर्स तक, आपको उसके आगे नहीं जाना, उसका शेड्यूल यहाँ तक आपने बता देना। वो आपसे पूछ सकता है कि आफ्टर द 5 ईयर्स उसकी बुक वैल्यू क्या रह जाएगी, तो आपने अगर कैलकुलेट किया होगा तो आप बता सकते हैं कि जी ये वैल्यू रह जाएगी 1,45,000, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस पूरे जो प्रोसेस को करना है। आपको 5 साल का डेटा आ सकता है, 6 का, 10 का, 15 का, 20 का, जितना भी आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने उसको सॉल्व करना है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने ये 4 कॉलम बना सकते हैं, ईयर्स का, डेप्रिसिएशन का, अकामुलेटेड का और बुक वैल्यू का। ये सेम ही रहेगी हर साल, जो कि हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ईयर्स अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल की वही रहती है, अगले साल चेंज होती रहती है। और आपने सिंपल करना क्या है कि जो बुक वैल्यू है उसकी जितनी भी कॉस्ट होती है उसमें से आपने ये जैसे 3,55,000 कॉस्ट थी, उसमें से आपने अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को हर साल माइनस करते जाना है, तो आपके पास क्या आ जाता है उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चंस को कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करें स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को करेंगे और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को करेंगे। उसके बाद फिर हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और बाकी सब मेथड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।